हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते क्या है, ठीक है, और क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम समझते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखने वाले फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सबसे पहले मैं बात करूं ऑर्गेनिक, जो वर्ड है ऑर्गेनिक, ठीक है, ये वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है, व्हाट डज द वर्ड ऑर्गेनिक मीन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक का सिंपल सा मतलब होता है लाइफ। लाइफ का मतलब लिविंग, जिसमें कुछ जान हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक जिसको हम लाइफ या लिविंग बोल रहे हैं, उसका मतलब ऐसा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कोई कंपाउंड मिल रहा है, उन्हीं कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का मतलब हम जैसे बोलते हैं आजकल ऑर्गेनिक खेती भी होती है, ठीक है, तो वो ज्यादा हम बोलते हैं कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो हमें ऑर्गेनिक मिलते हैं वो ज्यादा कैसे होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियली हम उनके अंदर क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स डाल के, ठीक है, जो भी फर्टिलाइजर्स या हम आर्टिफिशियली उनको ग्रो करते हैं, तो उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट हमें ऑर्गेनिक से मिलता है, क्योंकि वो नेचुरली ग्रो करते हैं, ठीक है। तो वही उससे मतलब भी रिलेट भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मतलब लाइफ या लिविंग। अब अगर हम जनरल बात करें हमारे डेली लाइफ में ऑर्गेनिक कहाँ कहाँ इन्वॉल्व और कैसे कैसे हम बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है कहाँ हमारी लाइफ में, तो मैं बात करता हूँ जो हम खाना हम खाते हैं, ठीक है, उन सब वो सभी क्या है, ऑर्गेनिक फूड जिसको हम बोल रहे हैं, अभी जैसे बात करी थी वो तो है ही। उसके अलावा द क्लोथ्स यू वेयर, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, ठीक है, वो पॉलिस्टर हो, ठीक है, कुछ भी हो, टेरिलीन हो, कुछ भी हो, तो सब भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके ही बनते हैं। फिर हम बात करें कॉस्मेटिक्स, ठीक है, जनरली जो गर्ल्स यूज करती है और आज की डेली लाइफ स्टाइल में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है, ठीक है, सभी का है, ठीक है। देन बात करें द फ्यूल यू यूज टू रन ऑटोमोबाइल्स, और बिना ऑटोमोबाइल्स हमें पता है लाइफ कितनी मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, तो पेट्रोल डीजल कितना ही महंगा हो रहा हो, लेकिन हम ऑटोमोबाइल्स का यूज, ठीक है, बाइक्स, कार्स, ट्रेन, प्लेन का यूज हम बंद नहीं कर सकते, वो हमारा डेली लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। तो उसमें जो डलने वाला फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल है, जो भी, ठीक है, वो क्या है, वो भी एक ऑर्गेनिक है। इवन सीएनजी, एलपीजी जो है, ठीक है, वो भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है, ठीक है। तो ऑल आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम डिफाइन करें, तो यहाँ बोला गया द स्टडी ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट्स। एक्चुअल में क्या है कि कार्बन, मैं बोल रहा हूँ इन जनरल कार्बन, ठीक है, कार्बन प्लस मैं बोल दूं हाइड्रोजन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन दोनों से मिलके हमें जो कंपाउंड मिलता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये बिल्कुल नाम से पता लग रहा है, हाइड्रो का मतलब यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब यहाँ कार्बन से, तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब ये तो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे क्या, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को बोला था, नहीं, इनके अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनको इनके डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव जो होते हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उन हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ बताई गई है, अलोंग विथ अदर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ठीक है, ये सब इनके डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। तो इन सब हाइड्रोकार्बन एंड उसकी स्टडी को, हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। देन हम बात करें कि सबसे पहले ऑर्गेनिक किसी कंपाउंड की बात करें तो बर्जेलियस एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सबसे पहले एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था वाइटल फोर्स, ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ इन्होंने बोला था कि वाइटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो वाइटल फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइटल फोर्स या वाइटल फोर्स की जो थ्योरी, उनका मतलब है यहाँ पे वाइटल से लिविंग। हमारे बॉडीज के अंदर, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो बॉडीज के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल्स या कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक एटम को दूसरे एटम से बाउंड करके रखने के लिए। तो बर्जेलियस ने ये बोला था कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है उसका मतलब है कि उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बाउंडेड है एक एटम से दूसरे एटम या एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से, वो एक लिविंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो सेल्स वगैरह की वजह से है। तो उन्होंने उसको बोला वाइटल फोर्स या वाइटल फोर्स थ्योरी।
ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उस समय में बर्जेलियस ने। तो उन्होंने बोला अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो वो तो नेचुरली मिलेगा, हम मैन मेड नहीं बना सकते, सिंथेटिक या आर्टिफिशियली हम लैब में नहीं बना सकते। बट बाय द टाइम उनका जो हम बोल सकते हैं जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो वो गलत हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रेडरिच वॉलर, जो फ्रेडरिच वॉलर था, उन्होंने क्या करा, यहाँ पर अमोनियम साइनाइड, अमोनियम NH4CNO, अमोनियम साइनाइड को जब उन्होंने हीट करा तो उनको एक प्रोडक्ट मिला यूरिया। ठीक है, NH2C डबल बॉन्ड NH2 यूरिया, जो हम एक फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी यूज करते हैं आज के टाइम में। तो अमोनियम साइनाइड को हीट करने पे उन्हें एक यूरिया मिला, और ये जो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो इन्होंने एक कंपाउंड लिया अमोनियम साइनाइड, उसको हीट करा और उससे इनको मिल गया। तो इन्होंने बोला यहाँ तो मैंने आर्टिफिशियली बना लिया, लेबोरेटरी में बना लिया। तो फिर ये जो आपकी वाइटल फोर्स थ्योरी है बर्जेलियस की, वो तो चीज गलत हो गई। तो वो जो थ्योरी थी बर्जेलियस की वो फेल हो जाती। क्यों? क्योंकि फ्रेडरिच वॉलर ने बताया कि हम आर्टिफिशियली भी इनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया, जो अमोनियम साइनाइड के हीटिंग इफेक्ट से हमें मिला था। उसके बाद और भी कई सारे एलिमेंट हमें ये कंपाउंड हमें मिले। जैसे कोलबेज ने क्या बताया 1845 के अंदर, कोलबेज ने एसिटिक एसिड बनाया इसके एलिमेंट से। एसिटिक एसिड मतलब हम बोलते हैं क्या, CH3COH। ठीक है, ये CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड भी क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो इन्होंने 1845 में इनके एलिमेंट से मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया। ठीक है, ये भी इन्होंने क्या आर्टिफिशियली बनाया। इसी तरीके से बार्थलेट, ठीक है, बार्थलेट ने भी 1856 के अंदर एक कंपाउंड बनाया। ठीक है, 1856 के अंदर इन्होंने जो कंपाउंड बनाया, ठीक है, और वो क्या था, मीथेन था। ठीक है, और मीथेन क्या होता है, CH4, वो हमें पता ही। ठीक है, तो ये CH4 जो मीथेन था, उन्होंने 1856 में बार्थलेट ने बनाया। तो बाय द टाइम देखा गया है कि आर्टिफिशियली भी कोलबे, बार्थलेट वगैरह ने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जो कि आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं। तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जेलियस की, वो क्या हो गई, फेल हो गई। उसके बाद अगर हम इन जनरल बात करें कि कार्बन एलिमेंट जो है वो मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन ही एलिमेंट क्यों होता है, तो ऐसी क्या खास बात है। तो वो खास बात क्या, वो हम एक सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि कार्बन एलिमेंट एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रीजन क्या है, तो उसके 4 बेसिक रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू कैटेनेशन। सेकंड, कार्बन टेट्रावैलेंसी, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। थर्ड, एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एंड फोर्थ इज कंपाउंड एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म। वैसे तो इसमें अगर मैं बात करूं, चारों पॉइंट हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ते, फिर भी एक बेसिक आइडिया हम यहाँ पे ले लेते। सबसे पहले लिखा ड्यू टू कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है, कैटेनेशन का अगर मैं मतलब बताऊं तो कैटेनेशन की अगर हम बात करें तो कैटेनेशन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कैटेनेशन। सिंपल सा अगर मैं बोलूं कैटेनेशन का मतलब क्या है कि एक एटम अपने दूसरे एटम के साथ, लाइक कार्बन है तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन मतलब इस तरीके से कार्बन कार्बन एटम के बीच में इस तरीके से लॉन्ग चेन अगर जो कंपाउंड बनाने की इनकी जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। तो ये वर्ड लिखा है जो सेल्फ लिंकिंग, मतलब अपने ही दूसरे एटम के साथ क्या बनाते रहे, से बहुत 100,000 लैक्स ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंबाइन होके अगर कोई कंपाउंड बनता है तो हम उसको बोलते हैं कैटेनेशन। तो द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, जैसा भी मैंने ये बनाई स्ट्रेट है। ब्रांच का मतलब है कि यहाँ पर एक ब्रांच निकल गई, यहाँ फिर एक ब्रांच निकल गई, या फिर यहाँ एक, इनको बोलते हैं ब्रांच। एक लाइन हो तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन, और इस तरीके से बीच में और कोई कार्बन निकल गया तो उसको बोलते हैं ब्रांच। और ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज, जरूरी नहीं है कि ब्रांच ही हो, ऐसे रिंग भी बना सकती है साइक्लिक, ठीक है, ये साइक्लिक रिंग भी इस तरीके से बना सकती है। तो स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, ठीक है, ब्रांचिंग भी हो सकती है और साइक्लिंग भी हो सकती है। और ये सभी आपस में कैसे होते हैं, कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कैटेनेशन का मतलब क्या, सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म स्ट्रेट और ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट साइज बाय कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कैटेनेशन। ठीक, तो ये कार्बन में सबसे ज्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे मैंने एक यहाँ पे तो खुद से ड्रॉइंग करा है, और उसके अलावा यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दे रखा है कि कार्बन है, ठीक है, तो ये इस तरीके से सेल्फ लिंकिंग कार्बन कार्बन एटम से मिलके बना सकते हैं। सेकंड जो इसमें पॉइंट दे रखा है वो है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब है 4। तो 4 बॉन्ड एक कार्बन एटम बना सकता है नेचर के अंदर, ठीक है, तो इस वजह से भी उसके साथ उसकी ब्रांचिंग शुरू हो जाती है।
तो यहाँ पे वही पूछा कि टेट्रा वैलेंसी से अगर हम क्या समझते हैं, तो टेट्रा वैलेंसी का मतलब क्या, द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 bonds with other carbon atom or to other monovalent element like hydrogen is called tetravalency। मतलब एक जो कार्बन है वो क्या कर सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 और 4। अब ये 4 बॉन्ड हो सकता है किसी दूसरे कार्बन के साथ भी बना ले, यहाँ पे एक और कार्बन लगा दो, यहाँ एक और कार्बन, यहाँ एक और कार्बन, या दूसरा जैसे हाइड्रोजन लगा दिया, मतलब मोनोवेलेंट होना चाहिए, मतलब एक ही बॉन्ड बना, जैसे हाइड्रोजन के साथ हो गया, या फिर मैंने हैलोजन के साथ लगा दिया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी टेट्रावैलेंसी होने की वजह से 4 तो ब्रांच खुद से निकल रही, तो 4 अलग अलग एटम लगा सकते हैं इस पे, 4 कार्बन लगा लो, 4 हाइड्रोजन लगा लो, 4 फ्लोरीन लगा लो, 4 क्लोरीन लगा लो। तो इसकी वजह से टेट्रावैलेंसी होने की वजह से इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है चार तरफ इसमें बॉन्ड बनाने की, तो ये कहलाती है इसकी टेट्रावैलेंसी। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें इसकी जो मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड की जो कैपेसिटी, उसका मतलब क्या है, तो उसको समझने के लिए हम अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन की हम बात करें, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना होता है 6, तो 1s2 2s2 2p2, ये हमने क्या लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट शेल है उसमें s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर s और p दो हमारे पास सब शेल है, और s के अंदर क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे तो यहाँ पे 2 गए, और p के अंदर मैक्सिमम 6 जा सकते थे लेकिन बचे कितने 2 ही, तो हमारे पास यहाँ पे लिखे 2p2। तो ये सेकंड जो शेल है वो हमारी वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल, तो वैलेंस शेल है हमारी सेकंड, उसमें 2s भी है और 2p भी है। 2s फुलफिल्ड है लेकिन 2p कैसा है, अभी फिल्ड हुआ ही नहीं है, तो ये तो हुआ 1s, ये हो गया 2s, और ये 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। और जैसा कि हमने पढ़ा है हुंसुल और पॉलीज एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इधर आए एक इधर आए। अब इसमें क्या होता है, ये तो हुई ग्राउंड स्टेट, जीएस का मतलब यहाँ पर क्या है ग्राउंड स्टेट, जनरली 1s2 2s2 2p में ये रहता है। अब अगर इसको बॉन्ड बनाने 4, तो यहाँ से अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब क्या है, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो कार्बन अपना ये एक इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे एटम के अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा तो वही कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ एक एटम ए है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे बी एक एटम है, इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, वही कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन के पास देखोगे तो यहाँ पर एक अनपेयर्ड और एक 2 अनपेयर्ड, तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है, तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर इसको 4 बॉन्ड बनाना है तो क्योंकि ये सेकंड शेल के अंदर ही, क्योंकि ये कौन सा है मेरे पास 1s2 है, ये कौन सा हो गया मेरे पास 2s2 हो गया, और ये कौन सा हो गया मेरे पास 2p। अब 2p2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बना सकते हैं, 4 कैसे बनाएगा, तो दोनों को एक ही सेम शेल में, तो थोड़ी सी अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो एक ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसके एक वैकेंट जो ऑर्बिटल दे रखा है इसके अंदर क्या होगा चला जाएगा, तो यहाँ से एक्साइट होके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 तो पी के और एक एस का। तो इस तरीके से यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला गया, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ क्या कर सकता है 4 बॉन्ड बना सकता है। हालांकि ये प्योर ऑर्बिटल है तो इस फॉर्म में ये नहीं बनाता, ये हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें ये चारों ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर एक नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो उनकी एनर्जी शेप वगैरह सब सेम होती है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है उसमें उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जो फिनोमिना या प्रोसेस या हाइब्रिडाइजेशन जो होता है। तो बस ये हालांकि थोड़ा सा बेसिक आइडिया देने के कि 4 वैलेंसी इस तरीके से क्रिएट होती है। तो इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हेंस कार्बन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ, तो खुद के साथ भी बना सकता है और दूसरे एटम के साथ भी बना सकता है, लाइक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। फिर अदर एलिमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन सकता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कार्बन सल्फर के बीच, तो सेम एटम के बीच में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या अदर एलिमेंट के साथ या अदर एटम के साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और सल्फर के साथ भी बना सकता है, ठीक है। तो ये कार्बन की एक खासियत हो गई कि ये क्या करता है खुद मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, सेम एटम खुद के साथ भी और दूसरे एटम के साथ भी, क्यों, क्योंकि इसके पास इस तरीके से 4 वैलेंसी हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अगर अदर एलिमेंट में अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन के साथ, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो ऐसे नाइट्रोजन के साथ भी कार्बन कार्बन क्या बना सकता है ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है। तो ये बात हुई किसकी मल्टीपल बॉन्ड की।
फोर्थ जो पॉइंट लिखा है कि कंपाउंड एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक वास्ट बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म होते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब बेसिक सा मतलब बोलूं तो मैं बोलता हूँ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए किसी कंपाउंड का, और उसके अलग अलग क्या हो सकती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती है उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता नेचर में। तो जनरली 4 तरह के हम पढ़ते हैं, कॉन्फॉर्मर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। तो वो डिटेल में 11th में पढ़ते हैं, लेकिन बेसिक आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा अप टू 10th क्लास तक। तो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? तो आइसोमेरिज्म को हम कैसे समझ सकते हैं? आइसोमेरिज्म द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब दो कंपाउंड है, उन दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपको सेम देखने को मिलेगा, लेकिन उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आपको क्या मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर आइसोमराइजेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर एक कंपाउंड दे दिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H2 है। अब इससे एक तो मैं ये कंपाउंड बना सकता हूँ जिसमें 5 कार्बन एक लाइन में लगाए और रिमेनिंग उससे हाइड्रोजन लगा दिए। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन कार्बन, फिर ये कार्बन ने 2 कार्बन के साथ बना लिए तो 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये C5H12 का एक फॉर्मूला है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं 4 कार्बन एक लाइन में लगाऊं, 1 2 3 4, और जो 5वां कार्बन है उसको मैंने कहा लगा दिया, नीचे की साइड लगा दिया। अभी भी काउंट करोगे तो नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों में सेम है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या अलग अलग हो गया। स्ट्रक्चर जैसे ही अलग अलग हुआ तो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में भी क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। इसको बोलते हैं हम आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो इसका नाम वैसे इन जनरल बोले तो ये एन पेंटेन बोला जाता है, इसको एक लाइन में होता है, और इसको आइसोपेंटेन, ठीक है। तो बेसिक नोमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो हम 11th में तो इसको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है तब हम उसमें डिटेल में पढ़ते ही हैं। फिर कार्बन की और हम खास बात करें तो इसके एलोट्रॉप्स भी होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एलोट्रॉपी? द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ द सेम एलिमेंट्स that differ significantly in chemical and physical properties are called allotropy, ठीक है। तो एलोट्रॉपिक का मतलब है कि एक ही एटम या एक ही एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और उन्हीं की अलग अलग फॉर्म में अलग अलग केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स, और इस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी। तो the existence of 2 or more forms of the same element that differ significantly in chemical and physical properties are called allotropy। अब कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के? तो अगर हम बात करें, दो फॉर्म में हमने डिवाइड करा, दो कैटेगरी में, एक क्रिस्टलाइन और एक होता है एमरफस। क्रिस्टलाइन और एमरफस की भी बेसिक डेफिनेशन आपने कभी सुनी होगी, नहीं तो क्रिस्टलाइन को हम जनरली सॉलिड स्टेट, जो 12th क्लास का हमारा टॉपिक है पूरा एक, ठीक है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। और इन जनरल अगर मैं बात करूं, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक वे में एटम्स अरेंज हो लॉन्ग रेंज के अंदर। एमरफस के अंदर जो एटम्स अरेंज होते हैं वो एक शॉर्ट रेंज में अरेंज होते हैं, उसके बाद उसमें डिस्टॉर्शन या डिस्टर्बेंस आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलते हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस को हम कैटेगराइज कर सकते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला डायमंड, डायमंड आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो डायमंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायमंड के अंदर क्या कार्बन होता है, और कार्बन क्या होता है, टेट्राहेड्रली एक एक कार्बन 4 कार्बन से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल है हमारा नेचुरली अकरिंग की अगर बात करें डायमंड की। सेकंड अगर हम बात करें ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट भी आपने देखा ही, ठीक है, इस तरह का होता है। और हम जितने भी पेंसिल्स यूज करते हैं तो उसमें बीच में जो ब्लैक कलर की जो होती है जिसे हम लिखते हैं वो क्या होती है, ग्रेफाइट ही होती है, ठीक है। तो बड़ी सॉफ्ट होती है। उसके बाद तीसरा अगर हम बात करें तो फुलरीन। फुलरीन आपने जैसे फुटबॉल देखी होगी, तो फुटबॉल का लाइक उसी टाइप का इसका शेप होता है। तो इस तरीके से आप जैसे फुटबॉल में आप देखोगे ये पैचेस लगे हुए हैं, ठीक है, 5 मेंबर है। ऐसे फुटबॉल में तो सिर्फ 5 मेंबर ही होते हैं, तो इसके अंदर 5 और 6 दोनों मेंबर रिंग होती है। इस तरीके से आप देख सकते हो, कहीं पे 6 नजर आएगी, कहीं पे आपको 5। जैसे ये वाली देखोगे तो 5 है, और ये वाली आप देखोगे तो 6 और 5 मेंबर। इस तरीके से एक स्फेरिकल टाइप आपको एक साइक्लिक होलो स्ट्रक्चर मिलता है, उसको हम बोलते हैं फुल रिंग। ये तो हुई हमारे पास क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात। अगर मैं बात करूं एमरफस फॉर्म में, तो जनरली 2 एमरफस फॉर्म में हमें नजर आता है। एक तो चारकोल, चारकोल भी देखें तो 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। एक तो वुड चारकोल, जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो जो उससे हमें कोयला मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, वुड चारकोल। इसी तरीके से एक होता है एनिमल चारकोल। तो एनिमल चारकोल भी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी एनिमल अगर, ठीक है, बर्न होता है तो उसके बाद जो हमें वहां पर उसके जो ऐसा बोल सकते हैं जो कोयला हमें मिलता है, जो कोल मिलता है, हम उसको क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल।
और दूसरा होता है लैम्प ब्लैक। लैम्प ब्लैक का मतलब क्या है कि जो पाउडर फॉर्म में जो हमें नजर आता है, जो पाउडर फॉर्म में हमें जो चारकोल नजर आता है, चारकोल सॉरी पाउडर फॉर्म में जो हमें कार्बन नजर आता है उसको बोलते हैं लैम्प ब्लैक। तो ये जनरली हमारे जो प्रिंटर वगैरह होते हैं उनके अंदर हम यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम कार्बन को जो एलोट्रॉप्स है उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। क्रिस्टलाइन में भी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, एंड अमरफस के अंदर चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। फिर अगर हम बात करें इसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरी में जनरली डिवाइड करते हैं, एक होता है ओपन चेन कंपाउंड और एक होता है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड को हम एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं, मतलब साइक्लिक नहीं होते तो एसाइक्लिक या एलिफेटिक बोलते हैं, और क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी बोलते हैं, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स भी। ओपन चेन कंपाउंड को फर्दर हम बोले तो दो कैटेगरी में सब डिवाइडेड कर सकते हैं, एक होता है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जैसा कि हमने देखा था अभी आइसोमरेज में कि चारों 5 कार्बन एक लाइन में लगा दिए, और एक होता है ब्रांच चेन कंपाउंड जिसके अंदर ब्रांचिंग शुरू हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं ओपन चेन कंपाउंड या एलिफेटिक और एसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, ठीक है, तो कुछ कॉमन है, जैसे मैंने लिया 4 कार्बन लिए, ठीक है, एक लाइन में 4 कार्बन, 3 ऐसे लिए और एक इसमें ब्रांच कर दिया, तो ये हो गया ब्रांच्ड। ठीक है, तो अगर इसके नेमिंग की बात करें तो इसको एन ब्यूटेन बोलते हैं एक ही लाइन में, और इसको क्या बोलेंगे हम आइसोब्यूटेन, तीन एक लाइन में और एक बीच में आते हैं, इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्ट्रक्चर, तो आपको देखने से पता लग रहा है इसमें स्ट्रक्चर में डिफरेंस बेसिक सा ये कि एन ब्यूटेन इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड, जबकि जो दूसरा आइसोब्यूटेन इज ए ब्रांच चेन कंपाउंड। फिर उसके बाद अगर हम बात करें क्लोज चेन कंपाउंड की, साइक्लिक और रिंग कंपाउंड की, तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि 6 कार्बन लिया, इसमें ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है, तो आपने नाम सुना होगा, कॉमन नेम बेंजीन इसको बोला जाता है। तो इस बेंजीन के अंदर क्या है, साइक्लिक रिंग में कार्बन होता है, और हर एक कार्बन क्या है एक डबल बॉन्डेड और एक सिंगल बॉन्डेड होता है, और एक जो वैलेंसी बची है 1 2 3 बॉन्ड तो बना एक हाइड्रोजन के, हर एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है बॉन्ड, तो इसका फॉर्मूला C6H6 होता है। और इसमें सारे ही रिंग के अंदर जो बॉन्ड बना रहे हैं वो कौन बना रहे हैं, सारे ही कार्बन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर यहाँ एक कार्बन हटा के मैंने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, इधर नीचे या कार्बन की जगह क्या लगा दिया, नाइट्रोजन लगा दिया, तो यहाँ पर भी इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिफरेंस क्या है, होमोसाइक्लिक में जो साइक्लिक होते हैं वो सारे कार्बन होते हैं, और हेट्रो के अंदर कार्बन के अलावा भी दूसरे कोई एटम आ सकते हैं, नाइट्रोजन आ जाएगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ सल्फर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह के दूसरे एटम्स भी आ सकते हैं, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ बेंजीन, और इसका कॉमन नेम है पाइरिडीन, इसको बोला जाता है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर, तो वापस से अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इन फर्स्ट स्ट्रक्चर रिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम ओनली, जैसे इसमें सारे ही कौन से जो रिंग बना रहे हैं कार्बन बना रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोला जाता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। और सेकंड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेंजीन इज अ होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, और सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो कंपाउंड विच इंक्लूड वन और मोर हेट्रो एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला इन कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम आ जाए, नाइट्रोजन, सल्फर या ऑक्सीजन, तो हम इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। तो सेकंड स्ट्रक्चर हैज नाइट्रोजन एज अ हेट्रो एटम इन द रिंग ऑफ कार्बन एटम्स। तो पायरिडीन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जबकि बेंजीन क्या है, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कैटेगराइज करा। उसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं एरोमेटिक को भी। तो एरोमेटिक में भी हम बोलते हैं कि दो तरह कंपाउंड होते हैं, एक के अंदर जिसमें बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो बेंजीन टाइप की रिंग्स हो तो हम उनको बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स। ठीक है, तो कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग तो हम उनको बोलते हैं बेंजीनोइड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर वही बोला गया एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला ये बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी सर्कल बना के भी हम बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऊपर हमने NH2 लगा दिया, तो ये बेंजीन और बेंजीन का ये डेरिवेटिव NH2 लगा के तो इसको बोला जाता है एनिलीन। ठीक है, इसका कॉमन नाम क्या है, एनिलीन। इसी तरीके से यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है और एक H हटा के यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH अल्कोहल ग्रुप लगा दिया, तो इसको हम कॉमन नेम बोलते हैं फिनॉल। तो ये भी एक बेंजीन का डेरिवेटिव है, बेंजीन के ऊपर एक H हटा के OH लगा दिया, इसको बोला जाता है फिनॉल। तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, जिसमें हमें दोनों में दिख रहा है। और जबकि दूसरे नॉन बेंजोनेट कंपाउंड कहलाते हैं, वो एरोमेटिक तो होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक होने के लिए बेंजीन रिंग होना जरूरी नहीं है, बिना बेंजीन रिंग के भी एरोमेटिक होते हैं, लेकिन उसके अंदर बेंजीन नहीं होगी प्रॉपर। ठीक है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया कार्बन हटा के तो हेट्रोसाइक्लिक हो गया, तो ये
नॉन बेंजोनेट कंपाउंड होते हैं लेकिन एरोमेटिक होते हैं। एरोमेटिक होने की 4 कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। वो कैरेक्टरिस्टिक कोई भी फुलफिल कर सकता है, जरूरी है बेंजीन। तो अगर कोई बेंजीन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड है तो हम उनको बोलते हैं बेंजोनेट कंपाउंड, और अगर बेंजीन रिंग नहीं है और फिर भी एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं नॉन बेंजोनेट कंपाउंड लाइक पाइरिडी, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर में हम एक बेसिक हमने आइडिया लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया, कौन से कंपाउंड पहले डेराइव हुए, किस तरीके से डिस्कवरी आगे बढ़ी, फिर कैसे हमने उसको कैटेगराइज करा, ठीक है। कार्बन इस तरह के लॉन्ग कंपाउंड बनाता क्यों, इसके 4 मेजर रीजन थे वो हमने देखे, और कैसे हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैटेगराइज करा, वो सब चीजें हमने देखी, एक बेसिक आइडिया लिया है, ठीक है। तो फिर से एक बार इसको ध्यान से देख लिया, और कुछ जो चीजें हमने यहाँ पे जो उसके टेट्रा वैलेंसी और उसके बारे में बात करी उसको अच्छे से समझ लिया। ओके, थैंक यू क्लास।